एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। पुलिस की जीप दूर जा चुकी थी। शारिक, इरफान और तुफैल बाहर आ गए। तुफैल ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वो दोनों ट्रॉली पर चढ़कर लेट गए। अपनी राइफलें उन्होंने पट्टों के नीचे छुपा दी थी। तुफैल ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और उसे दरोगा वाला की तरफ मोड़ दिया। दरोगा वाला मोड़ पर एक पुलिस पार्टी ने उन्हें रोक लिया। तुफैल ने हेड कांस्टेबल की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है साहब बहादुर, आज बड़ी पुलिस फिर रही है? हेड कांस्टेबल ने पूछा, उधर तुमने मशकूक आदमियों को तो नहीं देखा? तुफैल बोला, नहीं साहब बहादुर, रास्ते में पुलिस वालों के अलावा हमें कोई मशकूक आदमी नहीं मिला। या फिर हम तीनों भाई हैं, एक मैं हूं और 2 ऊपर सोए हुए हैं। हेड कांस्टेबल ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। बोला, ओए चल निकल यहां से, जल्दी कर। तुफैल ने ट्रैक्टर जीटी रोड पर मोड़ दिया। उस वक्त जल्लो की तरफ से एक ट्रॉली आ रही थी, लेकिन उसे नहीं रोका गया था। पुलिस की गाड़ियां अब भी चारों तरफ घूम फिर रही थीं। एक नहर के पुल पर तो पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। सड़क पर आम ट्रैफिक तो था नहीं। गांव देहातों की तरफ से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियां और रेड़े वगैरह ही थे, जिन पर पट्टे, सब्जियां और दूध के बर्तन लदे हुए थे। पुलिस वाले उन्हें रोकते, सरसरी से 1-2 सवाल करते और जाने देते। पुल पर उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली को भी रोका गया था। एक सब इंस्पेक्टर बड़े अक्खड़ लहजे में तुफैल से सवालात करने लगा। तुफैल बोला, ये हमारा रोज का काम है जी। हर रात इसी वक्त कभी सब्जियां और कभी पट्टे लेकर मंडी जाते हैं। हमारा इस वक्त निकलना कोई नई बात तो नहीं है। सब इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है और ये ऊपर कौन लेटा है? तुफैल बोला, मेरे भाई हैं साहब जी। मंडी पहुंचने तक थोड़ी सी नींद पूरी कर लेंगे, आप चाहें तो ऊपर चढ़कर उनको भी देख लें। सब इंस्पेक्टर बोला, अच्छा चलो जाओ। तुफैल बोला, बात क्या है साहब जी, किसकी तलाश है आप लोगों को? पूरे इलाके में पुलिस फैली हुई है। सब इंस्पेक्टर बोला, शारिक और उसके साथी इस इलाके में मौजूद हैं। पुलिस पार्टी को धोखा देकर निकल तो गए हैं, मगर हैं इसी इलाके में। उनकी गाड़ी पकड़ी गई है, वो लोग बचकर नहीं जा सकते। पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है हमने। तुफैल ने कहा, ये शारिक कौन है साहब बहादुर? सब इंस्पेक्टर बोला, तुम नहीं जानते? बहुत खतरनाक मुजरिम है, तुम जाओ यहां से। सब इंस्पेक्टर पीछे खड़ी हुई दूसरी ट्रॉली की तरफ मुतवज्जे हो गया। उस पर गन्ने लदे हुए थे। तुफैल ने ट्रैक्टर को गियर में डाल दिया और इस तरह वो पुलिस के हुजूम में से बड़े आराम से निकल आए। पुलिस की सरगर्मियां नहर के साथ बागबानपुरा थाने तक ही महदूद थी। शालीमार बाग से आगे कोई गैर मामूली बात देखने में नहीं आ रही थी। मुगलपुरा वाले मोड़ से जरा आगे सड़क के साथ खुली जगह पर सब्जी मंडी लगना शुरू हो गई थी। घास मंडी के करीब पहुंचकर तुफैल ने ट्रैक्टर सड़क के किनारे पर रोक लिया। ट्रॉली पर गट्ठों के ऊपर बैठे हुए शारिक और इरफान भी उठकर बैठ गए थे और उन्होंने पट्टों के नीचे छुपाई हुई राइफलें भी निकाल लीं। तुफैल ट्रैक्टर से नीचे उतर आया था। चंद ही मिनट के बाद पाकिस्तान बाजार की तरफ से एक कार आती हुई दिखाई दी थी। उसमें सिर्फ एक ही आदमी था। कार जैसे ही सड़क पर पहुंची, तुफैल ने सड़क के बीच में आकर हाथ के इशारे से उसे रोक लिया और झुककर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी से बात करने लगा। इस दौरान शारिक और इरफान भी ट्रॉली से उतर आए। शारिक ने ड्राइवर को पिस्तौल दिखाते हुए कहा, इंजन चलता छोड़ दो और कार से उतर आओ। ड्राइवर का चेहरा धुआं हो गया। उसने तुफैल और इरफान के पास राइफलें देख ली थी। वो खौफ से थर-थर कांपने लगा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। शारिक ने एक तरफ इशारा किया, बोला, वो उस तरफ कब्रें देख रहे हो? सड़क से काफी हटकर एक कब्रिस्तान था, जिसके सामने कुछ हिस्से पर चंद दुकानें बनी हुई थी जो उस वक्त बंद थीं। शारिक बोला, खामोशी से उस कब्रिस्तान की तरफ चले जाओ। अगर शोर मचाने की कोशिश की तो वहीं दफन कर दूंगा। वो शख्स लड़खड़ाता हुआ कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। उसे देखकर लगता था कि वो किसी वक्त गिर पड़ेगा। शारिक कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फिर तुफैल और इरफान के बैठते ही उसने कार को गियर में डालकर यू टर्न लिया और उसे तेजी से जीटी रोड पर दौड़ाया। कार का मालिक सड़क पर आकर शोर मचाने लगा, मगर कार बहुत दूर निकल चुकी थी। इरफान बोला, शारिक बाबू, तुम्हें याद है मेरी और तुम्हारी पहली मुलाकात हाजी की दरोगा वाली कोठी में हुई थी? शारिक बोला, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, और यह भी याद है कि माझा गुज्जर मुझे वहां लेकर गया था। इरफान बोला, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और जब तुमने हाजी के खिलाफ उस कोठी पर हल्ला बोला था तो हाजी वहां से भाग गया था। तुम उस कोठी के बारे में कुछ और भी जानते हो? शारिक बोला, वो कोठी तो अरसे से खाली पड़ी है, उसमें क्या खास बात हो सकती है? इरफान ने कहा, उन्हीं दिनों तुमने कसूर के इलाके में हाजी का सोना पकड़ा था, उससे दुगनी तिगनी मिकदार में सोना उस कोठी में मौजूद था। शारिक बोला,
वो तो उसने वहां से निकाल लिया होगा। इरफान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो सोना अब भी उसी कोठी के तहखाने में मौजूद है। शारिक बोला, इस बात को तो अरसा बीत गया, हाजी ने वो सोना वहां से निकाल लिया होगा। इरफान ने कहा, नहीं शारिक बाबू, वो सोना अब भी वहां मौजूद है। अगर वो सोना वहां से निकाला गया होता तो मुझे इल्म होता। वो सोना अब भी वहां मौजूद है। समीना बोली, तो फिर किसी दिन हो जाए हमला उस कोठी पर। इरफान ने कहा, किसी और दिन क्यों, आज ही क्यों नहीं। वहां सिर्फ एक आदमी है, कोठी का चौकीदार, उसे काबू करना मुश्किल नहीं होगा। हाजी तो वैसे भी समनाबाद में सुल्तान वाली कोठी में छुपा हुआ है, वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। शारिक बोला, तो फिर ठीक है, तैयारी पकड़ो। ये कहते हुए वो उठ गया। उस वक्त रात के 8 ही बजे थे। शारिक, तुफैल और इरफान के साथ समीना भी जाने को तैयार हो गई। 8:30 बजे वो चारों अपने मकान से निकल रहे थे। उनके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। उस रात छीनी हुई गाड़ी उन्होंने एक सड़क पर छोड़ दी थी और ये उसके चौथे दिन की बात थी। तेजाब अहाते के चौक पर उन्हें टैक्सी मिल गई और वो लोग दरोगा वाला की तरफ रवाना हो गए। हाजी की कोठी से चंद गज दूर उन्होंने टैक्सी छोड़ दी। वो चारों पैदल चलते हुए कोठी के सामने पहुंच गए। शारिक वगैरह तो कोठी के सामने दरख्तों की आड़ में खड़े हो गए और समीना ने आगे बढ़कर कॉल बेल बजा दी। दरवाजा तीसरी मर्तबा बेल बजाने के बाद ही खुला था। वो गठे हुए जिस्म का तनोमंद आदमी था, उम्र 40 के लगभग रही होगी। समीना ने उसकी कमीज के नीचे पिस्तौल की मौजूदगी का अंदाजा लगा लिया। उसने सवालिया निगाहों से समीना की तरफ देखा। बोला, किससे मिलना है बीबी? समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये अकबर साहब की कोठी है ना, मुझे अंदर आने के लिए रास्ता तो दो। वो बड़ी आहिस्तगी से उस आदमी को हटाते हुए अंदर दाखिल हो गई। चौकीदार ने समीना को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, बीबी आप गलत जगह पर आ गई हैं, ये कोठी अकबर साहब की नहीं है। मगर समीना 2 कदम मजीद आगे आ गई। इधर उधर देखते हुए बोली, ओ हाँ, मुझे याद आ गया, ये कोठी हाजी अब्दुल्ला की है। हाँ बिल्कुल वही है। चौकीदार बोला, आप ठीक समझी हैं, मगर आप? चौकीदार कहते कहते खामोश होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। पहले तुफैल अंदर दाखिल हुआ, फिर शारिक और आखिर में इरफान को अंदर दाखिल होते देखकर उसकी आंखों में खौफ सा उभर आया। चौकीदार बोला, तो तुम लोग कौन हो भाई? इस तरह अंदर क्यों घुसाए? इरफान मुस्कुराते हुए बोला, वाह शेर मोहम्मद वाह, मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। चौकीदार शेर मोहम्मद ने कहा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? हाजी साहब ने तुम्हारे बारे में सबको इत्तला दे दी है। तुमने 3 दिन पहले उनका एक बंदा भी मारा था। पुलिस तुम्हारी तलाश में है और अगर हाजी को पता चल गया कि तुम यहाँ आए हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इरफान बोला, उसे पता कैसे चलेगा? ये कहते हुए उसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। शेर मोहम्मद का चेहरा धुआं हो गया। वो मुड़कर बरामदे की तरफ देखने लगा जहां बान की चारपाई पर उसकी 2 नाली बंदूक रखी हुई थी। इरफान गुर्राया, अब खामोशी से अंदर चलो वरना गोली मार दूंगा। शेर मोहम्मद बोला, तुम गलत कह रहे हो इरफान बाबू, अगर हाजी को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इरफान ने उसके कूल्हों पर लात रसीद की, बोला, अंदर चलो। शेर मोहम्मद लड़खड़ा कर आगे बढ़ गया, बोला, चलता हूँ। इरफान उससे 2 कदम पीछे था। बरामदे में पहुंचकर शेर मोहम्मद ने अचानक ही घूमकर इरफान के पेट पर ठोकर मार दी और चारपाई पर पड़ी हुई बंदूक की तरफ लपका। लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंचता, शारिक हवा में उड़ता हुआ चारपाई पर गिरा और बंदूक पर कब्जा कर लिया। वो शेर मोहम्मद की तरफ देखते हुए बोला, वाकई बहादुर हो तुम। ये जानते हुए कि हम 4 हैं, तुमने मुकाबला करने की कोशिश की। मैं तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ, लेकिन अब खामोशी से अंदर चलो और एक बात जहन में रखना, कोई और चालाकी तुम्हारी जिंदगी का खात्मा भी कर सकती है। शेर मोहम्मद चंद लम्हे खूंखार नजरों से बारी बारी उन्हें देखता रहा। फिर उसने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और बरामदे वाला दरवाजा खोल दिया। सबसे पहले इरफान अंदर दाखिल हुआ। उसने दीवार टटोल कर बत्ती जला दी और शारिक वगैरह शेर मोहम्मद को धकेलते हुए अंदर आ गए। सड़क पर ट्रैफिक जारी था। इस खदशे के पेश नजर कि वो देख न लिए जाएं, शारिक ने दरवाजा बंद कर दिया और सवालिया नजरों से इरफान की तरफ देखने लगा। इरफान ने उसकी निगाहों का मतलब समझते हुए कहा, इसे बांध कर यहाँ कालीन पर डाल देते हैं, हम इत्मीनान से अपना काम करते रहेंगे। शारिक इधर उधर देखने लगा। ये बड़ा हॉल कमरा था जो पूरी तरह आरास्ता था। फर्श पर दबीस कालीन और सोफे बिछे हुए थे। शीशे की टॉप वाली 3 कॉफी टेबल्स थीं। एक दीवार पर खाना काबा की तस्वीर का बहुत बड़ा खूबसूरत फ्रेम आवेजा था। मेंटल पीस पर भी डेकोरेशन की कुछ चीजें आरास्ता थीं। हर चीज साफ सुथरी थी, जिसका मतलब था कि शेर मोहम्मद अपने फराइज से गाफिल नहीं था। तुफैल बरामदे में जाकर चारपाई की पाइंती की रस्सी निकाल लाया और शेर मोहम्मद को बांध कर कालीन पर डाल दिया गया। इरफान ने कहा, हमें पिछले कमरे की तरफ जाना होगा। शारिक ने समीना और तुफैल की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों यहीं रुको। अव्वल तो यहाँ किसी और के आने की उम्मीद नहीं, लेकिन अगर कोई आ भी गया तो उसे उड़ा देना। तुफैल ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और शेर मोहम्मद के सामने सोफे पर बैठ गया। शारिक और इरफान अंदरूनी दरवाजे में दाखिल हो गए तो समीना एक बार फिर इधर उधर देखने लगी। इरफान और शारिक 2-3 कमरों से होते हुए एक कमरे में रुक गए।
इरफान ने शीशे के दरवाजे वाली एक अलमारी की तरफ इशारा किया। बोला, इस अलमारी के पीछे तहखाने का रास्ता है। अलमारी को ताला लगा हुआ था और उसमें कुछ किताबें सजी हुई थीं। तमाम मजहबी किताबें थीं, जिन्हें देखकर यही कहा जा सकता था कि हाजी बहुत दीनदार और नेक आदमी है। इरफान ने ताला तोड़ दिया और अलमारी खोलकर सबसे नीचे वाले खाने से किताबें निकालकर करीब पड़ी हुई कुर्सी पर रखने लगा। फिर खाली होने वाली जगह पर हाथ डालकर अंदर लगे हुए एक कुंडे को खींच लिया। पूरी अलमारी घूम गई। अलमारी के पिछली तरफ एक कुशादा खला था। इरफान ने अंदर दाखिल होकर दीवार पर लगा हुआ स्विच ऑन कर दिया और शारिक को इशारा किया। खला में रोशनी हो गई थी। शारिक अंदर दाखिल हो गया। तकरीबन 4 फुट चौड़ी सीढ़ियां थीं। वो दोनों सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गए। सीढ़ियों के इख्तिताम पर भी एक दरवाजा था जिस पर मोटा सा ताला लगा हुआ था। इरफान ने पिस्तौल की नाल ताले पर रख कर ट्रिगर दबा दिया। ताला टूट कर लटक गया। उसे यकीन था कि फायर की आवाज उस कोठी से बाहर नहीं गई होगी। दरवाजे की दूसरी तरफ कुशादा हॉल था जिसके अतराफ में कमरे बने हुए थे। वो एक एक कमरे का दरवाजा खोलते गए। 3 कमरे खाली थे। एक कमरे में लकड़ी की 15-20 पेटियां थीं। शारिक ने 1-2 पेटियां खोल कर देखी। उन सब में रूसी साख्त के पिस्तौल भरे हुए थे और आखिरी कमरे में लकड़ी की 4 पेटियां थीं। उन्हें खोलते हुए शारिक की आंखें चमक उठी। इन तमाम पेटियों में सोने के बिस्किट भरे हुए थे और शारिक के अंदाजे के मुताबिक इस सोने का मजमूई वजन 4 टन से कम ना होगा। वो इरफान की तरफ देखते हुए बोला, हैरत है, इतना असलहा और सोना यहाँ मौजूद है, लेकिन इस कोठी को बिल्कुल गैर महफूज छोड़ दिया गया। इरफान बोला, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ये सोना और असलहा उस वक्त यहाँ लाया गया था जब तुमने कसूर में उसका सोना लूटा था और इस वाक़े को 4 महीने हो चुके हैं। फिर ये कोठी पुलिस की नजरों में आ गई। हाजी की तलाश में पुलिस 3 मरतबा इस कोठी पर छापा मार चुकी है। हाजी ने अगरचे उसके बाद एक मरतबा भी इधर का रुख नहीं किया, लेकिन उसे ये इत्मीनान होगा कि सोना महफूज है। वो जिस किस्म के हालात से दो चार रहा है, उनके पेश नज़र उसे ये असलहा और सोना कहीं और मुंतकिल करने का मौका ही नहीं मिला। वो उसे लेकर कहाँ जाता? हर जगह तो छापे पड़ रहे हैं, इसलिए हर जगह गैर महफूज समझकर उसने ये माल यहीं रहने दिया। सिर्फ एक चौकीदार रखा जाना भी एक नफ्सियाती हरबा हो सकता है कि वो सिर्फ कोठी के सामान की देखभाल के लिए है। वैसे इस तहखाने का रास्ता हाजी और मकसूद के अलावा किसी को भी नहीं मालूम था। मुझे भी एक रोज महज इत्तेफाक से पता चल गया था और मैंने हाजी से उसका तस्करा नहीं किया। शारिक बोला, ये कोठी तो अब भी पुलिस की निगाहों में होगी। अगर पुलिस को भनक भी मिल गई कि यहाँ कोई मौजूद है तो वो रेड करने में देर नहीं लगाएंगे। इरफान बोला, इसीलिए तो बरामदे वाला दरवाजा बंद कर दिया गया है और कोई फालतू बत्ती भी नहीं जलाई गई ताकि किसी की तवज्जो मबजूल ना हो सके। वैसे भी अब क्या प्रोग्राम है? शारिक बोला, टेलीफोन कहाँ है? इरफान ने कहा, ऊपर। वो दोनों ऊपर उस कमरे में आ गए जहाँ टेलीफोन मौजूद था। उनकी आवाजें सुनकर समीना भी उस कमरे में आ गई। शारिक ने फोन का रिसीवर उठाकर एसपी सुहेल के घर का नंबर मिलाया। कॉल उसकी बेटी ने रिसीव की। बोली, पापा खाने की मेज पर बैठे हैं, कुछ मेहमान आए हुए हैं, आप 1 घंटे के बाद फोन कीजिएगा। शारिक ने कहा, उनसे कहो कि शारिक का फोन है, खाना खाकर मुझे इस नंबर पर रिंग कर लें, मैं यहाँ चंद मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगा। शारिक ने सेट पर लिखा हुआ नंबर नोट करवा कर रिसीवर रख दिया। सिर्फ 2 मिनट के बाद फोन की घंटी बजी। शारिक ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठा लिया। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक कॉल एसपी सुहेल की थी। वो बोला, मुझे शारिक से बात करनी है, अभी उसने फोन किया था। शारिक बोला, हाँ मैं शारिक ही बोल रहा हूँ, आपको खाने के दौरान जहमत दी, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इत्तला बहुत अहम है। सुहेल ने कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तफसील से बताओ। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ असलहे की चंद पेटियां और तकरीबन 4 टन सोने के बिस्किट आपका इंतजार कर रहे हैं। सुहेल बोला, ओह कहाँ? फौरन बताओ, मैं आ रहा हूँ। शारिक ने कहा, दरोगा वाला में हाजी की एक पुरानी कोठी है। उस कोठी के तहखाने में 2 कमरों में असलहा और सोने की पेटियां रखी हुई हैं। मैं तहखाने का दरवाजा खुला छोड़ जाऊंगा। एक कमरे में आपको हाजी का एक आदमी भी बंधा हुआ मिलेगा। आप कितनी देर में आ रहे हैं? एसपी ने कहा, 1 घंटा तो लग जाएगा। शारिक बोला, मैं ठीक 1 घंटे तक इंतजार करूंगा और आपसे पहले यहाँ किसी और को नहीं पहुंचना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? एसपी बोला, हाँ समझ रहा हूँ। वो कुछ और कहना चाहता था मगर शारिक ने फोन बंद कर दिया। शारिक ने समीना और इरफान की तरफ देखते हुए कहा, एसपी सुहेल 1 घंटे के बाद यहाँ आ रहा है। जाहिर है वो अकेला नहीं होगा, हम उसके आने से चंद मिनट पहले यहाँ से निकल जाएंगे। इरफान बोला, और इस 1 घंटे के दौरान क्या किया जाए? समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय पी जा सकती है। मैं घूमती हुई किचन की तरफ निकल गई थी, वहाँ हर चीज मौजूद है। शारिक बोला, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से चाय बना कर ले आओ, हमने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। समीना किचन की तरफ चली गई और वो लोग हॉल कमरे में आ गए। शेर मोहम्मद कालीन पर पड़ा हुआ था, उसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और उसी रस्सी से पैर भी बंधे हुए थे। तुफैल उसके सामने सोफे पर बैठा पिस्तौल से खेल रहा था। 15 मिनट बाद समीना चाय बना कर ले आई। चाय के दौरान गुफ्तगू भी जारी रही। इरफान ने शारिक से सवाल किया था कि उसने एसपी सुहेल को क्यों इत्तला दी। शारिक बोला,
इसलिए कि वो एक दयानतदार और फर्ज शनास ऑफिसर है। हाजी के अड्डों के बारे में इससे पहले भी उसी को इत्तला देता रहा हूँ। अब यहाँ सोने के बिस्किटों की 4 पेटियां हैं और मैं दावे से कहता हूँ कि इन पेटियों में से एक भी बिस्किट गायब नहीं होगा। पुलिस का हर आदमी अगर ऐसा ही जिम्मेदार, फर्ज शनास और दयानतदार होता तो हम इस तरह तबाही के धाने पर न खड़े होते। वो लोग इसी मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। तकरीबन 45 मिनट के बाद वो लोग उठकर बरामदे में आ खड़े हुए, फिर कोठी से बाहर आ गए। पुलिस अब किसी भी वक्त पहुंच सकती थी। अगरचे 10:30 बज रहे थे, लेकिन सड़क पर अब भी ट्रैफिक रवां दवां था। ज्यादा आमदोरफ्त बसों, ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की थी। वो चारों कोठी से तकरीबन 50 गज आगे जाकर सड़क पार करके इस तरह खड़े हो गए जैसे किसी बस वगैरह का इंतजार कर रहे हों। उन्हें आधा घंटा मजीद इंतजार करना पड़ा और फिर सफेद रंग की एक कार और पुलिस की 4-5 गाड़ियां कोठी के सामने रुकीं। मुसल्ला पुलिस वाले गाड़ियों से उतरकर कोठी के सामने फैल गए। दरवाजा खुला हुआ था। कुछ पुलिस वाले राइफलें ताने अंदर घुस गए थे। सफेद कार से उतरने वाला शख्स सादा लिबास में था। वो भी कार से उतरकर दौड़ता हुआ कोठी में घुस गया। शारिक वगैरह सड़क के दूसरी तरफ खड़े देखते रहे। उसने दूर ही से सफेद कार से उतरने वाले सादा लिबास वाले शख्स को पहचान लिया। वो एसपी सुहेल ही था। शारिक मुतमईन हो गया। चंद मिनट के बाद उसने जल्लो की तरफ से आने वाली एक वैगन को इशारा किया। वैगन तकरीबन खाली थी। वो चारों उसमें बैठ गए। कोठी के सामने से गुजरते हुए शारिक ने गर्दन घुमाकर देखा। एसपी सुहेल एक बावर्दी इंस्पेक्टर के साथ कोठी के गेट पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। शारिक के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अखबार में यह खबर पढ़कर हाजी नाच उठा। वो उन दिनों समनाबाद में अपने एक पुराने कारकुन सुल्तान की कोठी में पनाह लिए हुए था। सुल्तान दरअसल जर्मनी में उसका नुमाइंदा था। वो कई साल से जर्मनी में रिहाइश पजीर था। जर्मनी के अलावा मशरकी यूरोप के और भी कई ममालिक से उसके राब्ते थे। कारोबार की आड़ में जर्मनी में जो भी माल पहुंचता वो सुल्तान के जरिए ही तरसील होता था। लेकिन कुछ अरसे से माल की तरसील में गड़बड़ हो रही थी। एक मर्तबा तो उसने जर्मनी के एक अखबार में भी ये खबर पढ़ ली थी कि पाकिस्तान में हेरोइन के बैनुल-अक़वामी स्मगलर हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उसे थोड़ी बहुत गड़बड़ का तो पता चला था, लेकिन तफसीली हालात मालूम नहीं थे। जर्मनी में उसे मुख्तलिफ पार्टियों से मामलात में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। पाकिस्तान से उन्हें माल नहीं पहुंच रहा था और पार्टियां उसे परेशान कर रही थीं। उसने कई मरतबा हाजी से राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर कामयाब नहीं हो सका था और बिलाखिर सूरत हाल मालूम करने के लिए खुद आ गया था। लाहौर पहुंचकर भी उसने हाजी से राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन फौरी तौर पर कामयाबी नहीं हुई। यहाँ आने के दूसरे ही दिन उसे बड़ी हैरत हुई थी कि हाजी जैसा बाअसर आदमी पुलिस से छुपता फिर रहा था। लाहौर पहुंचकर सुल्तान को शारिक और समीना के बारे में भी पता चला था। उन दोनों के बारे में उसने सुना जरूर था, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुई थी। सूरत हाल से अंदाजा होता था कि हाजी की तबाही के जिम्मेदार समीना और शारिक ही हैं। कई रोज के बाद सुल्तान मकसूद से राब्ता करने में कामयाब हो गया और मकसूद से ही उसे असल सूरत हाल का इल्म हुआ। मकसूद से बात होने के दूसरे ही दिन टिम्बर मार्केट वाले असलहे के गोदाम पर छापा पड़ा और फिर अखबारात में शाया होने वाली खबरों से पता चला कि हाजी की तबाही के जिम्मेदार शारिक और समीना ही थे। वही हाजी के अड्डों की मुखबरी कर रहे थे। अखबारात में शाया होने वाली खबरों से ये भी अंदाजा हो गया था कि शारिक भी पुलिस को उतना ही मतलूब है जितना हाजी। लेकिन सुल्तान के लिए हैरत की बात यह थी कि एक आम आदमी हाजी से तो शदीद नफरत करता था, लेकिन शारिक को न सिर्फ अवाम की हमदर्दियां हासिल थीं, बल्कि पुलिस की आला सतह का एक हल्का भी उसकी हिमायत में था। और फिर मकसूद ही से सुल्तान को ये पता चला कि हाजी इन दिनों चौधरी करामत के यहाँ पनाह गुज़ी हैं। वो करामत के बारे में कुछ नहीं जानता था और ना ही मकसूद ने उसका फ़ोन नंबर या पता वगैरह बताया था। वो हाजी से बात करना चाहता था, लेकिन मकसूद ने कहा था कि हाजी को उसका नंबर दे दिया गया है, वो मुनासिब वक्त पर खुद ही उससे राब्ता कर लेगा। और फिर उस रात 11 बजे के करीब उसे हाजी का फ़ोन आया। फ़ोन पर ज़्यादा तफसील से बात नहीं हुई। हाजी ने सिर्फ इतना कहा था कि वो उसके घर आ रहा है और फिर तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हाजी 2 आदमियों के साथ उसकी कोठी पर पहुंच गया। उनमें एक रब नवाज था और दूसरा दिलावर।